ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 20, जहां ओलिवर को मिस्टर विलियम साइक के हवाले किया जाता है। जब ओलिवर सुबह उठा तो वह काफी हैरान हुआ कि उसके बिस्तर के पास एक नई जोड़ी जूते रखी गई थी, जिनकी मजबूत और मोटी सोल्स थीं, और उसके पुराने जूते हटा दिए गए थे। पहले तो उसे यह देखकर खुशी हुई, यह सोचकर कि शायद यह उसकी रिहाई की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये विचार जल्दी ही नष्ट हो गए जब उसने नाश्ते के समय यहूदी के साथ बैठकर सुना कि उसे उसी रात बिल साइक के निवास पर ले जाया जाएगा। वहां रुकने के लिए, सर? ओलिवर ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं नहीं मेरे प्यारे, वहां रुकने के लिए नहीं, यहूदी ने जवाब दिया। हम तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे। डरो मत ओलिवर, तुम हमारे पास वापस आ जाओगे। हाँ हाँ हाँ, हम इतने निर्दयी नहीं हैं कि तुम्हें भेज दें, मेरे प्यारे। ओह नहीं नहीं। बुजुर्ग आदमी, जो आग के पास एक टुकड़ा ब्रेड टोस्ट कर रहा था, ने इस प्रकार ओलिवर की खिल्ली उड़ाते हुए देखा और हंसते हुए ऐसा दिखाया कि वह जानता था कि वह अब भी भागना चाहेगा यदि वह कर सके। मुझे लगता है, यहूदी ने ओलिवर की ओर देखते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम बिल के पास क्यों जा रहे हो, है न मेरे प्यारे? ओलिवर ने अनजाने में रंग बदलते हुए पाया कि पुराना चोर उसके विचार पढ़ रहा था, लेकिन साहसपूर्वक उसने कहा कि हाँ, वह जानना चाहता है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? फैगिन ने सवाल को टालते हुए पूछा। सच में मुझे नहीं पता, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। अरे, यहूदी ने निराशा भरे चेहरे के साथ लड़के के चेहरे की गहराई से जांच करने के बाद कहा। इंतजार करो जब बिल तुम्हें बताएगा। यहूदी को ओलिवर के विषय पर किसी अधिक जिज्ञासा का न दिखाने से काफी चिढ़ हो रही थी, लेकिन सच तो यह है कि हालांकि ओलिवर बहुत चिंतित था, वह फैगिन की गंभीर चालाकी और अपनी स्वयं की अटकलों से इतनी भ्रमित था कि उस समय आगे कोई और पूछताछ नहीं की। उसके पास और कोई मौका नहीं था, क्योंकि यहूदी रात तक बहुत चिड़चिड़ा और चुप रहा जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम एक मोमबत्ती जला सकते हो, यहूदी ने टेबल पर एक मोमबत्ती रखते हुए कहा। और यहाँ एक किताब है जिसे तुम पढ़ सकते हो जब तक वे तुम्हें लेने न आ जाएं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, ओलिवर ने धीरे से जवाब दिया। यहूदी दरवाजे की ओर बढ़ा, जाते समय लड़के की ओर देखता हुआ। अचानक रुकते हुए उसने उसे नाम से पुकारा। ओलिवर ने ऊपर देखा, यहूदी ने मोमबत्ती की ओर इशारा किया और उसे जलाने का इशारा किया। उसने ऐसा किया, और जैसे ही उसने मोमबत्ती का स्टैंड टेबल पर रखा, उसने देखा कि यहूदी अंधेरे कोने से उसे घूर रहा था। उसके भौं चिढ़े हुए थे। सावधान रहो ओलिवर, सावधान रहो, बुजुर्ग ने चेतावनी देते हुए अपनी दाहिनी हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। वह एक कठोर आदमी है और अपने खून के मामलों में कुछ भी नहीं सोचता। जो कुछ भी हो, कुछ मत कहना, और जो वह कहे वह करो। ध्यान रखना, अंतिम शब्द पर जोर देते हुए उसने धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान में बदलते हुए अपने चेहरे को छोड़ दिया और सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। जब बुजुर्ग आदमी गायब हो गया, ओलिवर ने अपने हाथ पर सिर टिका लिया और कांपते दिल से सुनी गई बातों पर विचार करने लगा। जितना अधिक उसने यहूदी की चेतावनी के बारे में सोचा, उतना ही वह इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझने में विफल रहा। उसे साइक के पास भेजे जाने का कोई बुरा उद्देश्य नहीं समझ में आया, जिसे फैगिन के साथ रहने से भी पूरा किया जा सकता था, और लंबे समय तक सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे साइक के लिए कुछ साधारण घरेलू काम करने के लिए चुना गया है, जब तक कोई और लड़का जो उसके उद्देश्य के लिए बेहतर हो नहीं मिल जाता। वह पीड़ा के आदी था और उसने जहां था वहां बहुत दुख उठाया था, इसलिए बदलाव की संभावना पर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। वह कुछ मिनटों तक विचार में खोया रहा
और फिर एक गहरा आह भरते हुए उसने मोमबत्ती बुझा दी और किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया जो यहूदी ने उसके साथ छोड़ी थी। वह पन्ने पलटने लगा। पहले तो उसे लापरवाही से पलटा, लेकिन जब उसने एक ऐसे अंश पर नजर डाली जो उसकी ध्यान को खींच रहा था, तो वह जल्दी ही किताब में खो गया। यह एक बड़े अपराधियों के जीवन और उनके कष्टों की कहानी थी, और पन्ने इस्तेमाल से गंदे और मुड़े हुए थे। यहाँ उसने भयानक अपराधों के बारे में पढ़ा जो खून को ठंडा कर देते थे, उन गुप्त हत्याओं के बारे में जो सुनसान जगहों पर की गई थीं, उन शवों के बारे में जो गहरे गड्ढों और कुओं में छुपाए गए थे, जो गहरे होने के बावजूद उन्हें रोक नहीं सके और अंततः कई वर्षों बाद बाहर आ गए और हत्या करने वालों को इतना पागल कर दिया कि उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली और अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए फांसी की मांग की। यहाँ उसने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने बुरे विचारों द्वारा ऐसा भयानक खून खराबा किया कि सोचकर ही शरीर कांप उठे। इन भयानक विवरणों ने इतनी वास्तविकता और जीवंतता से लिखा था कि पीले पन्ने खून से लाल लगने लगे और शब्द उसके कानों में ऐसे गूंजने लगे जैसे मृतकों की आत्माएं उन्हें फुसफुसा रही हों। डर की एक धड़कन में लड़के ने किताब बंद की और उसे दूर फेंक दिया। फिर घुटनों के बल गिरकर उसने प्रार्थना की कि भगवान उसे ऐसे कामों से बचाए और चाहे कि वह तुरंत मर जाए, बजाय इसके कि उसे ऐसे डरावने और भयावह अपराधों के लिए जीवित रखा जाए। धीरे धीरे वह शांत हो गया और कमजोर आवाज में प्रार्थना की कि उसे वर्तमान खतरों से बचाया जाए, और अगर किसी गरीब परित्यक्त लड़के के लिए कोई मदद उपलब्ध है जिसने कभी मित्रों या रिश्तेदारों का प्यार नहीं जाना, तो वह उसे अब मिले, जब वह अकेला और नकारा हुआ खड़ा था बुराई और अपराध के बीच। उसने अपनी प्रार्थना समाप्त की, लेकिन अभी भी अपने सिर को हाथों में छुपाए हुए था, जब एक सरसराहट की आवाज ने उसे जगा दिया। यह क्या है? उसने चौंक कर कहा और दरवाजे पर खड़ी एक आकृति को देखा। कोई है वहां? मैं? सिर्फ मैं, एक कांपती आवाज ने उत्तर दिया। ओलिवर ने मोमबत्ती को ऊपर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। यह नैन्सी थी। मक्खन को नीचे रखो, लड़की ने अपना सिर मोड़ते हुए कहा। यह मेरी आंखों को चोट पहुंचाता है। ओलिवर ने देखा कि वह बहुत पीली लग रही थी और नर्म तरीके से पूछा कि क्या वह बीमार है। लड़की एक कुर्सी पर गिर पड़ी, उसकी पीठ उसकी ओर थी और अपने हाथ मरोड़ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भगवान मुझे माफ करे, उसने कुछ समय बाद कहा, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। क्या कुछ हुआ है? ओलिवर ने पूछा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं अगर कर सकता हूँ तो करूँगा। वह खुद को हिला रही थी, अपनी गर्दन पकड़ रही थी और एक गड़गड़ाहट की आवाज करते हुए सांस लेने के लिए तरस रही थी। नैन्सी, ओलिवर ने चिल्लाया, क्या हो गया है? लड़की ने अपने घुटनों पर हाथ मारे और अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए और अचानक रुककर अपने शॉल को कसकर लपेट लिया और ठंड से कांपने लगी। ओलिवर ने आग को चुलबुलाया। उसे आग के करीब बैठाकर वह कुछ समय तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन अंततः उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। मुझे कभी कभी नहीं पता कि मुझ पर क्या असर पड़ता है, उसने अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए कहा। यह गीला गंदा कमरा है, मुझे लगता है। अब नॉली प्यारे, क्या तुम तैयार हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? ओलिवर ने पूछा। हाँ, मैं बिल से आई हूँ, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना है? क्यों? ओलिवर ने पूछा, पीछे हटते हुए। क्यों? लड़की ने दोहराया, अपनी आंखें उठाते हुए, और जैसे ही वे लड़के के चेहरे से मिली, फिर से उन्हें हटा लिया। ओह, कोई नुकसान नहीं। मैं विश्वास नहीं करता, ओलिवर ने कहा, जिसने उसे करीब से देखा था।
जैसा चाहोगे वैसा ही हो, लड़की ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। तो फिर कोई अच्छाई नहीं। ओलिवर ने देखा कि उसके पास लड़की की बेहतर भावनाओं पर कुछ शक्ति है, और एक पल के लिए सोचा कि उसके असहाय स्थिति के लिए उसकी दया की अपील की जाए। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अभी सिर्फ 11 बजे हैं और कई लोग अभी भी सड़कों पर हैं, जिनमें से कुछ उसकी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे ही यह सोच उसके दिमाग में आई, उसने कदम बढ़ाया और जल्दी से कहा कि वह तैयार है। न तो उसकी संक्षिप्त विचार और न ही इसका अर्थ उसकी साथी से छुपा था। उसने ध्यान से उसे देखा जब वह बोल रहा था, और उसे एक समझदार नजर से देखा जो यह दिखा रही थी कि उसने उसके विचारों को समझ लिया था। लड़की ने उससे झुकते हुए कहा, और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चारों ओर सावधानी से देखा। तुम खुद की मदद नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन सब बेकार है। तुम पूरी तरह से घिरे हुए हो। अगर तुम यहां से बाहर निकलने वाले हो तो अभी का समय नहीं है। उसकी बातों की ऊर्जा से प्रभावित होकर ओलिवर ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। वह सच बोलती लग रही थी, उसका चेहरा पीला और उत्तेजित था, और वह बहुत गंभीरता से कांप रही थी। मैंने एक बार तुम्हें बुरा व्यवहार से बचाया है, और अब भी बचा रही हूँ, लड़की ने जोर से कहा, जिन्हें तुम्हें ले जाने का इरादा था। अगर मैंने नहीं किया होता तो वे मुझसे भी ज्यादा कठोर होते। मैंने तुम्हें शांत और चुप रहने का वादा किया है। अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम सिर्फ खुद को और मुझे नुकसान पहुंचाओगे, और शायद मेरी मौत भी हो सकती है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह सब पहले ही सहा है, भगवान की गवाही से। उसने अपनी गर्दन और बाहों पर कुछ नीले निशानों की ओर जल्दी से इशारा किया और तेजी से कहा, याद रखो, और मुझे अभी और अधिक कष्ट मत दो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती तो मैं करती, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। जो कुछ भी वे तुम्हें करने के लिए कहते हैं, वह तुम्हारी गलती नहीं है। श्श, तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए एक झटका है। अपना हाथ दो। जल्दी करो। तुम्हारा हाथ। उसने ओलिवर का हाथ पकड़ा, जिसे उसने स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ाया था, और मोमबत्ती बुझाते हुए उसे सीढ़ियों के ऊपर खींच लिया। दरवाजा अंधेरे में ढके हुए किसी ने जल्दी से खोला, और जैसे ही वे बाहर निकले तुरंत बंद कर दिया गया। एक घोड़ा गाड़ी इंतजार कर रही थी। लड़की ने उसी तत्परता से ओलिवर को अंदर खींच लिया जैसे उसने ओलिवर से बात की थी, और पर्दे को कसकर बंद कर दिया। ड्राइवर ने किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं मानी, और बिना किसी देर के अपने घोड़े को पूरी गति से चलाया। लड़की ने अभी भी ओलिवर का हाथ कसकर पकड़े रखा, और उसके कान में वह चेतावनियां और आश्वासन दोहराती रही जो उसने पहले दी थीं। सब कुछ इतना जल्दी और हड़बड़ी में था कि ओलिवर को यह सोचने का मौका भी नहीं मिला कि वह कहाँ है या वहां कैसे आया, जब गाड़ी उस घर के सामने रुकी जहां यहूदी के कदम पिछले शाम को निर्देशित किए गए थे। एक संक्षिप्त क्षण के लिए ओलिवर ने जल्दी से खाली सड़क पर एक नजर डाली, और उसके होठों पर मदद के लिए एक चीख लटक गई। लेकिन लड़की की आवाज उसके कान में इतनी पीड़ा भरी थी कि उसने इसे बाहर कहने की हिम्मत नहीं की। जब वह संकोच कर रहा था तब अवसर चला गया। वह पहले ही घर के अंदर था, और दरवाजा बंद हो गया। इस तरफ लड़की ने पहली बार अपनी पकड़ छोड़ते हुए कहा, बिल। फिलोक साइकस ने उत्तर दिया, सीढ़ियों के शीर्ष पर एक मोमबत्ती के साथ दिखाई देते हुए। ओह, यही समय है। आओ। यह साइकस के स्वभाव के व्यक्ति से अनुमोदन का एक बहुत मजबूत संकेत था, एक असामान्य रूप से गर्म स्वागत।
नैन्सी इससे बहुत खुश दिखाई देते हुए ने उसे गर्मजोशी से सलाम किया। बुल्सआई टॉम के साथ घर चला गया है, साइकस ने उन्हें रोशन करते हुए कहा। वह रास्ते में होता। यह सही है, नैन्सी ने जवाब दिया। तो तुमने बच्चे को पकड़ लिया है, साइकस ने जब वे सभी कमरे में पहुंचे दरवाजा बंद करते हुए कहा। हाँ, यहाँ है, नैन्सी ने जवाब दिया। क्या वह शांत आया, साइकस ने पूछा। एक मेमने की तरह, नैन्सी ने जवाब दिया। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, साइकस ने ओलिवर को गुस्से से देखते हुए कहा, उसकी युवा काया के लिए, जैसा कि अन्यथा इससे पीड़ा होती। आओ यहाँ छोटे, और मुझे तुम्हें एक लेक्चर पढ़ने दो जो एक बार में ही ठीक हो जाए। ऐसे अपने नए छात्र को संबोधित करते हुए साइकस ने ओलिवर की टोपी को उतारा और उसे एक कोने में फेंक दिया, और फिर उसे कंधे से पकड़ते हुए टेबल के पास बैठ गया और लड़के को उसके सामने खड़ा किया। अब सबसे पहले, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? साइकस ने टेबल पर रखे एक पॉकेट पिस्तौल को उठाते हुए पूछा। ओलिवर ने सकारात्मक उत्तर दिया। तो देखो, साइकस ने कहा, यह पाउडर है, यह एक गोली है, और यह एक पुराना टोपी का छोटा टुकड़ा है, वार्डन के लिए। ओलिवर ने विभिन्न वस्तुओं की पहचान की पुष्टि की, और साइकस ने पिस्तौल को बहुत सावधानी और तल्लीनता से लोड करना शुरू किया। अब यह लोड हो चुका है, साइकस ने कहा जब उसने समाप्त कर लिया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। खैर, चोर ने ओलिवर की कलाई पकड़ते हुए और पिस्तौल को उसके कान के पास इतने करीब रखते हुए कहा कि वे छू गए। इस पर लड़के ने एक झटका महसूस किया। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाते समय एक शब्द भी बोलते हो जब तक मैं तुम्हें न बोलूं, तो तुम्हारे सिर में यह गोलियां बिना चेतावनी के चली जाएंगी। इसलिए अगर तुम बिना अनुमति के बोलने का मन बना लो तो पहले अपनी प्रार्थनाएं कर लो। इस चेतावनी को और प्रभावी बनाने के लिए साइकस ने एक कड़क नजर डाली और फिर जारी रखा। जितना मुझे पता है, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बारे में बहुत खास सवाल करेगा अगर तुम रास्ते से हटा दिए गए, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने में इतना दिक्कत नहीं करनी चाहिए अगर यह तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। सुन रहे हो? तुम्हारा मतलब सीधा और साफ है, नैन्सी ने बहुत जोरदार ढंग से कहा, और ओलिवर की ओर एक छोटी सी नफरत भरी नजर डाली, जैसे उसे अपने शब्दों पर गंभीर ध्यान देने के लिए कह रही हो। अगर तुम इस काम में उसे परेशान करते हो तो तुम उसे सिर में गोली मारकर यह सुनिश्चित करोगे कि वह बाद में कभी कहानी न बताए, और उसके लिए सजा झेलने का मौका ले लोगे, जैसा तुम बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए हर महीने अपने जीवन में लेते हो। यही है, साइकस ने सहमति में कहा। महिलाएं हमेशा चीजों को कम शब्दों में कह सकती हैं, सिवाय जब वे गुस्से में होती हैं, और तब वे इसे लंबा कर देती हैं। और अब जब वह पूरी तरह से तैयार है तो चलो खाना खाते हैं और निकलने से पहले थोड़ी नींद ले लेते हैं। इस अनुरोध के अनुसार नैन्सी ने जल्दी से मेज पर कपड़ा बिछाया, कुछ मिनटों के लिए गायब हो गई और फिर एक पॉट पोर्टर और एक बकरियों के सिर की डिश लेकर लौटी, जिसने साइकस को जेम्मी के एक अजीब संयोग पर कई मजेदार टिप्पणियां करने का अवसर प्रदान किया, जो उनके पेशे में इस्तेमाल होने वाले एक कुशल उपकरण का नाम था। वास्तव में सज्जन शायद सक्रिय सेवा की तत्काल संभावनाओं से उत्तेजित होकर बहुत अच्छे मूड में थे। इसके प्रमाण के रूप में यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने पूरे भोजन के दौरान एक ही बार में पूरा बियर पी लिया और लगभग 80 गालियां दीं। रात का खाना खत्म हो गया। यह आसानी से समझा जा सकता है कि ओलिवर का उसे खाने का कोई बड़ा मन नहीं था। साइकस ने 2 गिलास स्पिरिट्स और पानी पी और बिस्तर पर ढेर हो गया। नैन्सी को असफलता की स्थिति में कई शापों के साथ 5 बजे उसे जगाने का आदेश दिया। ओलिवर ने उसी आदेश के तहत फर्श पर एक गद्दे पर अपने कपड़ों में लेट गया और लड़की आग को ठीक करते हुए
उसकी देखरेख करने के लिए बैठ गई ताकि निर्धारित समय पर उन्हें जगा सके। एक लंबे समय तक ओलिवर जागते रहे, यह सोचते हुए कि नैन्सी इस मौके का उपयोग कुछ और सलाह देने के लिए कर सकती है, लेकिन लड़की आग के सामने बैठी रही, बिना हिले डुले, कभी कभी बस रोशनी को ठीक करती। थकावट और चिंता से अंततः वह सो गया। जब वह जागा तो मेज चाय के सामान से ढकी हुई थी और साइकस अपनी बड़ी कोट की जेबों में विभिन्न वस्त्र डाल रहा था, जो एक कुर्सी की पीठ पर लटका हुआ था। नैन्सी नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। अभी तक दिन का उजाला नहीं हुआ था, क्योंकि मोमबत्ती अभी भी जल रही थी और बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। तेज बारिश भी खिड़कियों पर टपक रही थी और आसमान काला और बादलों से ढका हुआ लग रहा था। अब देखो, साइकस ने गुर्राते हुए कहा, जैसे ही ओलिवर उठ खड़ा हुआ। 5:30 बज रहे हैं। जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि समय हो चुका है। ओलिवर ने जल्दी से अपना तैयार किया। कुछ नाश्ता करने के बाद उसने साइकस के बुरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह पूरी तरह से तैयार है। नैन्सी ने लड़के पर ज्यादा ध्यान दिए बिना उसे गले में बांधने के लिए एक रुमाल फेंका। साइकस ने उसे अपने कंधों पर बटन लगाने के लिए एक बड़ा मोटा केप दिया। इस तरह तैयार होकर उसने चोर को हाथ दिया, जिसने उसे यह दिखाने के लिए कि उसकी बड़ी कोट की एक साइड जेब में वही पिस्तौल है, एक धमकाने वाले इशारे के साथ दिखाया और उसे मजबूती से पकड़े रखा और नैन्सी से विदा लेकर उसे ले गया। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो ओलिवर ने एक क्षण के लिए मुड़कर लड़की से एक नजर मिलने की उम्मीद की, लेकिन वह अपने पुराने स्थान पर आग के सामने बैठी थी और पूरी तरह से स्थिर बैठी थी। लाइक दिस, लाइक लोडिंग